हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी? क्लास स्टार्ट हो गई बेटा आपकी? हो गई है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज आप, हाँ, आज फर्स्ट क्लास है आज हमारे यहाँ पर। तो फर्स्ट क्लास में आपके अगर कुछ डाउट्स वगैरह भी होंगे तो वो आप मुझे सब बताइएगा। आज हम पहले थोड़ी सी बात भी करेंगे। अगर मान लो 1% ऐसा भी है कि कोई पॉइंट्स हमारे रह जाएंगे तो उन्हें कल वाली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो पहली यूनिट है आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी आज की जो पहली यूनिट है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसके विकास की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा भाषा विज्ञान आएगा, जो बाकी की चीजें होंगी वो भी आएंगी। ओके, तो जो अगर हमारा कोई भी डाउट होगा, कोई भी किसी भी तरीके का, हम अपनी क्लास में ही कोशिश करेंगे कि उसको दूर कर दें। क्यों? आप सबको पता है हमारा एग्जाम ऐसा है कि डाउट के लिए हम जगह नहीं छोड़ सकते। छोटी सी भी हो सकता है वहीं से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हम ये तो कह ही नहीं सकते कि यहाँ से आएगा या यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सिलेबस में से तो सारा आना ही आना है। जो सिलेबस दिया होता है वो तो कवर होगा ही, लेकिन उससे अलग भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपसे कभी कभी पूछ ली जाती हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक बार मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप मेरी बात को अच्छे से सुन भी पा रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आज का जो हमारा ये जो सेशन है, मतलब हमारी जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, हिंदी भाषा और उसका विकास, और उसका जो आज हम यहाँ पर जो उसके अंदर समझने वाले हैं, उसके अंदर हम समझेंगे यहाँ पर हिंदी भाषा और उसके विकास के अंतर्गत हम कि कैसे ये भाषा आई, क्या इसका विकास है, जब भाषाओं का विकास हुआ तो किस प्रकार से हुआ, सबसे पहली भाषा हमारी कौन सी थी, भाषा कैसे बदली, उनका समय क्या है, वो सब। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, आप में से कौन एमए क्लियर कर चुका है? कौन एमए के फर्स्ट ईयर में है? कौन एमए के सेकंड ईयर में है? बताओ बताओ फटाफट से मुझे बताओ कि आप में से कौन एमए के फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, या आपने कवर कर लिया है। पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे उन चीजों पर, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बताओ जल्दी से, बताओ बेटा। आप में से सब बच्चे बताओ एक बार मुझे, किसने कर लिया, किसने नहीं किया? कोई फर्स्ट ईयर में तो नहीं है, कोई सेकंड ईयर में तो नहीं है, तो फिर मुझे भी तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं ना। आपने कवर कर लिया है, ठीक है। बाकी बताओ, आपका एमए कंप्लीट है, आपका भी एमए कंप्लीट हो चुका है, क्लियर हो गया है। ओके, गुड, वेरी गुड। बाकी भी बताते रहिएगा। पीजी हो चुकी है आपकी, आपका भी एमए क्लियर हो गया है, आपका भी एमए हो गया है। मतलब ज़्यादातर बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। सेकंड ईयर में भाषा विज्ञान आता है आपका। अच्छा, आपका भी हो गया है, थर्ड सेमेस्टर में आता है वैसे, पर जगह जगह आपका अलग अलग भी आता है। आपका हो गया और आपका सेकंड ईयर है। ओके, ठीक है। तो अभी जिसकी हम बात करने वाले यहाँ पर, पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझा देती हूँ। जब आपने अपना सिलेबस देखा होगा, हिंदी का जो आपका सिलेबस आता है, उस सिलेबस में एक हमारा एक बुक लगी होती है जिसका नाम होता है भाषा विज्ञान। क्या होती है बेटा? भाषा विज्ञान। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। पहले ना इसमें से अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। मतलब कोई शब्द दे दिया जाता था, पूछ लेते था कि इसका अर्थ विस्तार क्या होगा, या इसका अगर हमें अर्थ संकुचन क्या होगा, मतलब कोई भी अर्थ अगर संकुचित हो गया है या किसी शब्द का अर्थ हो गया है, तो एक अर्थ विस्तार के नाम से भी एक चैप्टर था। पहले उससे काफी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब उससे प्रश्न आने बंद हो चुके हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है ना, उसकी वजह से। उसमें बहुत सारी हमारा ध्वनि है, एक ध्वनि उसमें चैप्टर होता है जिसमें हमें ध्वनि के बारे में पढ़ना होता है कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है और ध्वनि पर काम कैसे होता है। पहले इससे भी एक क्वेश्चन आता, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, बट अब इससे क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो आपका बदल दिया गया है। उसी के अंदर एक हमारा टॉपिक होता है भाषा का। भाषा में मतलब कि भाषा की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उस पर बात करेंगे, मतलब पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसी में से चीज़ें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी। उसी में हमारा एक चैप्टर होता है जिसमें हमें तत्सम, तद्भव, क्योंकि विकास में आएंगे तो भाषा की उत्पत्ति होगी, तो आपके उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, तत्सम है, तद्भव है, और उसमें एक वर्णमाला वाला टॉपिक भी हमारा आ
आता है, जिसके अंदर आपसे वर्णमाला से क्वेश्चन आता है। बाकी सारी चीजों से तो 1% क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है पूछे या ना पूछे, पर जो इसमें जो आपकी वर्णमाला है ना बेटा, जो आपकी वर्णमाला है, इससे हमारा प्रश्न जरूर देते हैं। वो वर्णमाला से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस बार भी आया था, मिलान करने के लिए दिया हुआ था कि मतलब आप उनका मिलान करना, उनके उच्चारण स्थान के आधार पर उनका मिलान करना, इस तरह की चीजें भी आपसे इसके अंदर पूछी जाती हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है भाषा की उत्पत्ति। कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं हम? हिंदी भाषा। तो उत्पत्ति भी किसकी समझनी है हमें? हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, हिंदी भाषा की उत्पत्ति का विकास। हिंदी भाषा की उत्पत्ति का विकास। बताओ हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बताओ, आंसर दो। क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चे एमए क्लियर कर चुके हैं सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर वाला बच्चा है नहीं है, तो इतना आपको जानकारी होगी। बताइए आप मुझे, हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? आंसर करिए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरी साइड से आपके लिए, बताओ जल्दी जल्दी से। देखो मेरी बातों का जवाब भी आप सबको देना है, ठीक है? सिंधी से, सिंधु से। अच्छा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बताओ। एक आंसर मिला मुझे, सिंधु। ठीक है, बाकी बताओ, बाकी बच्चे भी आंसर करो। आप सबको आंसर करना होगा, ठीक है? 2 बच्चे हो गए जिन्होंने आंसर दिया है सिंधु। बाकी बताओ, एक बच्चे ने आंसर दिया है अपभ्रंश। ठीक है, बाकी बताओ, बाकी बच्चे भी बताते रहो, स्पीड में बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहली चीज अगर हम चाहें तो हमें ये पता होना जरूरी है कि जो इसका विकास है कैसे हुआ है, संस्कृत। ठीक है, ओके, संस्कृत शब्द भी आया यहाँ पर। और बच्चे बताओ, बाकी बताइए कहां से हुआ है भाई इसका विकास? सिंधु, अपभ्रंश, संस्कृत, 3 शब्द मुझे भी यहाँ पर मिले हैं जहां से भी हिंदी भाषा की उत्पत्ति का आधार माना जा रहा है कि भाई यहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब ये क्वेश्चन को आप समझो, जिन बच्चों ने आंसर ए दिया है सिंधु, यहां से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। किसकी? शब्द की उत्पत्ति। जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का है? ठीक है, भाषा का है। तब आपका फारसी और शब्द की उत्पत्ति अगर हिंदी शब्द की उत्पत्ति आए तब आपका आंसर सिंधु। तो मैंने हिंदी शब्द की नहीं पूछी, मैंने हिंदी भाषा की पूछी है। हिंदी भाषा, अगर हिंदी शब्द की बात करें, सिंधु से, हिंदू से हिंदी, हिंद से हिंदी शब्द करके आपका बना है। लेकिन मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने पूछा है भाषा, लैंग्वेज, जो मैं बोल रही हूं इसकी उत्पत्ति कहाँ से आई है। जो करेक्ट आंसर है वो आपका अपभ्रंश है। संस्कृत भी सही है, लेकिन इसके पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाएगा, यहां से आपका तरीका बदल जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन आए हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, तो वो हमारी अपभ्रंश से हुई है। मैं आपको कल वाली क्लास में थोड़ा सा अपभ्रंश के बारे में भी समझाऊंगी कि अपभ्रंश क्या होता है और अपभ्रंश से कैसे हमारे, कौन सी अपभ्रंश से कौन सी बोली हमारी, कौन सी उपभाषा की उत्पत्ति मानी गई है, मतलब कौन सी बोली कौन सी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले हम आज सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा की बात करेंगे। जब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं तो ऐसे होता है। सबसे पहली भाषा हमारी कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत से कौन सी निकली? पाली। और ये क्वेश्चन आ जाता है, पाली से कौन सी निकली? प्राकृत। प्राकृत से कौन सी निकली?
अपभ्रंश, और अपभ्रंश से कौन सी निकली आपकी? हिंदी। ये उत्पत्ति आपकी ऐसी है। तो हिंदी कहाँ से आई? अपभ्रंश में से आई है, संस्कृत में से। लेकिन अगर यहीं पर आपके क्वेश्चन को वो घुमा दे और आपसे पूछे हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है, अब उसमें अपभ्रंश भी आएगा, संस्कृत भी आएगा। तो अब अपभ्रंश नहीं है, आदि जननी संस्कृत है, क्योंकि आई संस्कृत से ही है ये, स्टेप बाय स्टेप होकर। लेकिन अगर उत्पत्ति की, डायरेक्ट उत्पत्ति की बात करें तो भाई हिंदी निकली तो अपभ्रंश से है, सौरसेनी अपभ्रंश की बात आती है कि नहीं आती है? तो ये जो हमारी अपभ्रंश है, अपभ्रंश से हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई। लेकिन अगर आदि जननी की बात होगी तो आंसर आपका संस्कृत हो जाएगा। अब पहले संस्कृत की हम इनका समय, क्योंकि हम बात नेट में कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इनका टाइम भी याद रखना है कि किसका टाइम पीरियड क्या रहा है। टाइम पीरियड से भी आपका क्वेश्चन आएगा। संस्कृत के भी हमारे दो भाग हो जाते हैं, एक हो जाती है आपकी वैदिक संस्कृत, एक हो जाती है आपकी लौकिक संस्कृत। एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। अगर हम संस्कृत का ओवरऑल टाइम देखते हैं तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका टाइम है। ठीक है, 500 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम है। लेकिन क्योंकि जो संस्कृत है इसके भी दो पार्ट हैं, एक वैदिक और एक लौकिक। अगर हम वैदिक की बात करते हैं, वैदिक का टाइम है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और लौकिक का है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? जवाब दो चलो पहले मुझे एक बार। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे का? क्लियर भाई? बताओ बेटा, सब बच्चों को क्लियर? ओके, वेरी गुड। और मुझे ना बीच बीच में मैं आपको बात करूंगी बेटा। ठीक है, चलिए ओके। तो यहां तक चीजें हो गई। फिर आता है पाली। ये भी क्वेश्चन आता है, पाली कहाँ से आई है, पाली की उत्पत्ति क्या है, और या पाली किस धर्म की भाषा है, ये सब चीजें आती हैं। या क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसके लिए भी ध्यान रखना है आप सबको। पाली का टाइम क्या है? 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईसवी तक। 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईसवी तक किसका टाइम है? पाली का। प्राकृत का क्या है? पहली ईसवी से लेकर 500 ईसवी तक। और अपभ्रंश का टाइम क्या है? 500 ईसवी से लेकर 1000 ईसवी तक। और हिंदी का क्या है? 1000 ईसवी से लेकर अब तक। 1000 ईसवी से लेकर अब तक। हाँ, हिंदी का अपना रूप परिवर्तित हुआ है, बदलाव आया है तरीका बोलने में। पहले अलग तरीके से बोलते थे, अब खड़े बोले का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। जो हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, हम उपन्यासों में प्रयोग करते हैं, हम कहानियों में प्रयोग करते हैं, क्या ये मानक हिंदी है? अब मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे हमने उपन्यास लिखा, ये तो एक अलग चीज हो गई है। इससे हटके मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। जैसे मैंने आपने कोई, आप उपन्यास पढ़ते हो, आप कहानी पढ़ते हो, ठीक है, आप निबंध पढ़ते हो, या आप कुछ भी पढ़ रहे हो, A to Z कुछ भी, कोई भी कहानी, कवि, कुछ भी है, तो जो इसके अंदर जो भाषा प्रयोग की जाती है, जो हिंदी प्रयोग की जाती है, क्या वो मानक हिंदी है? बताओ। अब आपके पास में दूसरा क्वेश्चन, हम जिस भाषा का प्रयोग उपन्यास, कहानी, निबंध, आत्मकथा, इन सब में करते हैं, क्या वो मानक हिंदी है या नहीं है? है या नहीं है? क्या वो मानक हिंदी है
क्या नहीं है? बताओ जल्दी से, यस या नो, फटाफट से आंसर दो। आप सबको एक्टिव रहना पड़ेगा थोड़ा सा मेरी क्लास के अंदर, बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से। मानक हिंदी क्या होता है? मानक हिंदी वो होता है जो स्टैंडर्ड रूप होता है। मानक मतलब स्टैंडर्ड रूप हिंदी का, भाषा का। भाषा का अपना एक स्टैंडर्ड रूप होता है बेटा। तो मानक का मतलब होता है जो जैसे हमारी राजकीय भाषा होती है, जैसे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, वो उसको हम कहते हैं, उसको मानक हिंदी कहते हैं। वो मानकीकरण होता है उसका। जब हम उसको व्याकरण वगैरह सब चीजों में लेकर आते हैं वो मानकीकरण हो जाता है। जैसा हमारा जब हमारे कोई सरकारी दस्तावेज वगैरह निकलते हैं उनमें मानक हिंदी का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा जैसे हमारी सूचना होती है उसको हम विज्ञप्ति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका मानक रूप है, इसलिए कहते हैं। हम अधिसूचना जारी करते हैं तो अधिसूचना शब्द वगैरह ये सब मानक हिंदी के रूप होते हैं। तो मानक हिंदी एक स्टैंडर्ड रूप होता है किसी भी भाषा का। तो हिंदी का भी मानक हिंदी है, मानक इंग्लिश है, स्टैंडर्ड इंग्लिश स्टैंडर्ड रूप होता है उसका, ऐसे अपना हिंदी का होता है। तो जो हम अपने उपन्यास है, कहानियां है, निबंध है, क्या हम अपना इसमें स्टैंडर्ड रूप रखते हैं हिंदी का, मानक रूप। अगर आपसे कभी भी एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि बहुत डिटेल में जब चीजें आती हैं तो वो ऐसे ही आती हैं, हर जगह पर आपका, हाँ, हर जगह की अलग अलग हिंदी होती है। हिंदी वही होती है, हिंदी के अंदर की जो बोलियां होती हैं वो बदलती चली जाती है। हिंदी एक ही है, हिंदी भाषा तो एक ही है, हिंदी का एक ही आपका व्याकरण है, हिंदी की एक ही वर्णमाला है, एक ही लिपि है, हिंदी एक ही है। लेकिन हिंदी के अंदर जो उपभाषाएं हैं और उपभाषाओं के अंदर जो बोलियां हैं वो हमारी जगह जगह पर चेंज होती रहती हैं। जैसे मान लो बिहार में भी हिंदी बोली जाती है, लखनऊ में भी हिंदी बोली जाती है, इलाहाबाद में भी हिंदी बोली, आगरा में भी बोली जाती है, दिल्ली में बोली जाती है, राजस्थान में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, आपका भाई राजस्थान में भी बोली जाती है, हरियाणा में बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में हिंदी है, मध्य प्रदेश में हिंदी है। लेकिन क्या हिंदी का व्याकरण चेंज हुआ? नहीं हुआ ना, सब जगह एक ही हिंदी है। पर उनकी जो बोलियां हैं, उसके जो बोलने का ढंग है वो चेंज होता चला जाता है। हमारी जो बोलियां हैं वो परिवर्तित होती चली जाती हैं। और अगर आपसे कभी भी आए कि जो उपन्यास है, कहानियां हैं, क्या वो हिंदी के मानक रूप में होती है? नहीं होती हैं। जब आप उपन्यास कोई पढ़ते हो या कहानी कोई पढ़ते हो, वो लेखक की अपनी आम बोलचाल की भाषा में होता है। मैं अपना उपन्यास, मैं अपनी कहानी, मैं अपनी आत्मकथा अपनी आम बोलचाल की भाषा में लिख सकती हूँ, उस पर कोई किसी चीज का भी बाध्यता नहीं है। लेकिन मान लो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सूचना निकलनी है या अधिसूचना निकलनी है, वो अपनी आम बोलचाल की भाषा में नहीं निकालेंगे, वो उसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है, जो एक मानक रूप होता है, सिर्फ वो उसी में निकालते हैं। तो मानक रूप, हिंदी का जो मानक रूप होता है वो उपन्यास, कहानियां, इन सब में नहीं यूज होता। वो होता है जब कोई सरकारी ही कामों में जब भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो होता है। अब मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब बताओ, अब समझ में आया मानकीकरण क्या होता है, मानक रूप क्या होता है? बताओ मुझे पहले, चलिए बताते रहो। और आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि भाई अगर हमारी क्लास कुछ छूट ना जाए, छूटेगा कुछ नहीं। मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा कर आपको सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे आपका नेट और मेरी जो कोशिश है वो JRF निकलवाने की है। तो मुझे आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट, ठोक पीट कर परफेक्ट बनाना है। ओके, अभी मेरी बात समझ में आ गई? मानक रूप क्या होता है? जो सरकारी दस्तावेज वगैरह जो आता है वो मानक होता है। हम उपन्यास, कहानियों को अपनी आम भाषा में भी लिख सकते हैं, उस पर कोई बाध्यता नहीं है कि उसको मानक या स्टैंडर्ड रूप में ही निकालना है। ओके, गुड, वेरी गुड। चले, तो आगे से बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेगा। तो ये हमारा हो गया हिंदी भाषा की उत्पत्ति का विकास। हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अपभ्रंश से हुई है। और हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। और ये इसका एक थोड़ा सा रूप है। अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा किसी इन चीजों पर डिटेल में बात करने के लिए। अभी मैंने मानक की बात की, मानकीकरण की बात की, मानक रूप की बात की, ये सारा मैंने आपके लिए पहले से ही रेडी कर लिया है, क्योंकि आपके पास में चीजें जाएंगी और आपको ये नहीं लगे कहीं पर भी कि हमारे पास में कहीं लिखित रूप में कोई नहीं है। अब मैं अगर बोलती ही रहूंगी सारी चीजें तो कुछ आपके दिमाग में आएंगी, कुछ आपके दिमाग से बाहर हो जाएंगी।
मैं कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको आपको लिखित रूप में भी दूंगी। उससे आपके लिए फायदा क्या होगा कि आप उस चीज को अगर दोबारा मान लो क्लास ना देखकर भी पीडीएफ में भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको कहाँ पर क्या बात बोली थी और क्या मैंने आपको समझाया था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें लिख कर भी दी हुई है। और जो मैं आपको बोलती रहूंगी, जैसे मैंने मानक बोला, मानक क्या होता है लिख लेना, कहीं पर बराबर में लिख लेना, बराबर में लिख लेना। उपन्यास कहानी में मानक भाषा का प्रयोग हो ये आवश्यक नहीं है कि उसमें मानक भाषा का ही प्रयोग हो, हम अपनी आम बोलचाल में भी लिख सकते हैं। कहीं बराबर में एक हाशिया बनाकर लिख लेना, वहां पर उस चीज को मेंशन कर लेना। ठीक है, तो छोटी छोटी सी जो चीजें ये कहीं पेज, जब आप अपने नोट्स रेडी करोगे उस नोट्स में मान लो ये एक पेज है, उस पेज में ऐसे हिस्सा कर लेना एक, और एक साइड ऐसी छोड़ देना जहां पर हम अपनी छोटी मोटी चीजें लिखते रहे। तो जब हम उस पढ़ने बैठेंगे तो आपके जो डाउट्स होंगे वो भी साथ साथ क्लियर होते रहेंगे। मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जैसे मैंने तैयारी की है, और अगर आप मेरे तरह से तैयारी करोगे हमारे लिए 6-7 महीने इनफ है, हम आराम से पास करके अपना जीआरएफ निकाल सकते हैं बहुत इजीली। और वैसे भी आपने एमए कर दिया है, ये तो मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ जो बच्चे के फर्स्ट ईयर में होते हैं, जो ऐसे पढ़ते हैं ना, मैं उनके लिए। आपका तो कंप्लीट ही हो चुका है या आप सेकेंड ईयर में हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से 3 से 4 महीने की तैयारी में निकाल लोगे अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। चलिए अब मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। देखो, प्रत्येक भाषा का विकास बोलियों से होता है बोलियों से होता है ना बेटा, बोली होती है और बोली से चीजें होती है हमारी। हम जैसे मान लो मैं बोलती हूँ, आप बोलते हो, अगर मैं अपने एरिया की भाषा बोलने लगूंगी, बोली बोलने लगूंगी, क्या वो भाषा बदल जाएगी? नहीं, वो भी हिंदी है लेकिन वो उसकी बोली है। तो जो विकास होता है किसी भी भाषा का वो किससे होता है? बोलियों से। देखो, आप भाषा विज्ञान की पुस्तक को अगर उठाकर देखोगे वहां पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। मैं आपको भाषा विज्ञान पढ़ाऊंगी भी अलग से, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है आपका। अब जैसे मैंने आपको बात की, अभी मैंने बोली की बात की, सबसे छोटी बोली होती है बेटा व्यक्ति बोली। व्यक्ति बोली सबसे छोटी बोली होती है। व्यक्ति बोली और व्यक्ति बोली मिलकर बनती है आपकी उपबोली। क्या बनती है? उपबोली। उपबोली और उपबोली उपबोली मिलकर बनती है आपकी बोली। बोली और बोली मिलकर बनती है आपकी उपभाषा। उपभाषा और उपभाषा मिलकर बनती है आपकी भाषा। ऐसे हमारी एक भाषा का निर्माण होता है। देखो कैसे चलती है, पूरा साइकिल आपका कैसे चलता है। व्यक्ति बोली और व्यक्ति बोली मिलकर उपबोली होता है, फिर उपबोली और उपबोली मिलकर फिर एक बोली बनती है। बोली और बोली से उपभाषा, और उपभाषा और उपभाषा से मिलकर एक भाषा का रूप होता है, जिसका अपना एक स्टैंडर्ड रूप होता है, एक अपना व्याकरण होता है, उसकी अपनी लिपि होती है, बहुत ज़्यादा दूर तक बोले जाने वाले एक संख्या होती है, उसको समझने वालों की संख्या होती है, को मतलब उसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली जो चीज़ें होती हैं वो उस भाषा के अंतर्गत फिर आ जाती हैं। अब ये देखो, एक तरह से ऐसे समझो, ये हिंदी है, फिर ये उपभाषाएं हो गई, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी ऐसे हो गई। फिर इनकी अपनी बोलियां हो गई, जैसे ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, इस तरह से। फिर आपकी उसमें उपबोली हो गई, जैसे ब्रिज भाषा की भी अलग अलग रूप है। फिर आपके उसके अपने व्यक्ति बोली भी हो गई, जो हम अपने घरों में भी बोलते हैं। ये इसका अपना एक रूप हो गया है। तो फिर से वापिस यहीं आते हैं, प्रत्येक भाषा का विकास किससे हो रहा है? बोलियों से, क्योंकि बोलियों के मिल मिलकर ही हमारी भाषा का निर्माण हुआ। जब बोलियों के व्याकरण का मानकीकरण हो जाता है, मानक रूप समझ में आया? जब बोलियों के व्याकरण का, जो हमारा एक व्याकरण होता है, उसका मानक रूप बन जाता है, मानकीकरण हो जाता है, और उस बोली के बोलने या लिखने वाले इसका ठीक से अनुकरण का मतलब होता है जब हम उसको फॉलो करने लगे। अनुकरण का मतलब होता है फॉलो करना। जब उसमें उसके बहुत सारे व्यक्ति उसको फॉलो करने लगे, करते हुए व्यवहार करते हैं, और वह बोली भाव अभिव्यक्ति, मतलब अपनी बातों को प्रेजेंट करना, भाव की अभिव्यक्ति करना, अभिव्यक्ति समझते हो ना, प्रेजेंट करना,
तो भाव अभिव्यक्ति में इतनी सक्षम हो जाती है कि लिखित साहित्य का रूप धारण कर सके, तो उसे भाषा का स्तर प्राप्त हो जाता है। तब वो बोली क्या बन जाती है? भाषा। जैसे हमारी हिंदी, हिंदी भाषा ऐसी तो है, उसको बोलने वालों की संख्या बढ़ती चली गई और भाई उसको सब बहुत ज़्यादा व्यक्ति फॉलो भी करने लगे। आज के टाइम में तो हिंदी ट्रेंड में भी है। फिर वो हमारी भाव अभिव्यक्ति भी है। हम अपनी बात को अगर प्रस्तुत करना होता है, अपनी चीज़ों को रखना होता है, तो हम अपनी भाषा में रखते हैं, यानी कि हिंदी में रखते हैं। तो और उसका अपना एक लिखित स्वरूप भी है, अपना एक लिखित साहित्य भी है। तो इसीलिए वो हमारा क्या है, उसे अब किसका भाषा का दर्जा प्राप्त हो जाता है। किसी बोली का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि सामाजिक व्यवहार और शिक्षा व साहित्य में उसका क्या महत्व है। कोई भी बोली है, कोई भी, जैसे हमारी हिंदी बोली है जो भाषा बन गई, अब तो भाषा है, तो जो हमारी जैसी भाषा है, तो भाई ये हमारी जो भाषा है ये सामाजिक व्यवहार में भी हम यूज करते हैं, पढ़ाई लिखाई में यूज करते हैं। भाई हमारे यहाँ पर तो कंपलसरी है हिंदी, तो हम पढ़ाई लिखाई में भी करते हैं, हम साहित्य में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये इसी से प्रयोग पता चलता है कि हमारी कितनी समृद्ध भाषा है। तो इसी से इसकी समृद्धि का भी हमें ज्ञान होता है। अनेक बोलियां मिलकर, बहुत सारी बोलियां मिलकर, बहुत सारी बोलियां है ना हिंदी भाषा के अंतर्गत। कितनी सारी बोलियां आई? 18 बोलियां हैं। ये 18 बोलियां मिलकर, यानी कि बहुत सारी बोलियां मिलकर किसी एक भाषा को समृद्ध करती हैं। मतलब किसी एक भाषा को हम विस्तार देते हैं, विस्तृत करते हैं, समृद्ध बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। इसी प्रकार एक समृद्ध भाषा, अब समृद्ध भाषा में आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि हिंदी, जैसे आपकी हिंदी। अब हिंदी कैसी हो गई? हमारी एक समृद्ध भाषा हो गई, अपनी बोलियों को समृद्ध करती है। अब आज के टाइम पर देखो, आप कभी भी टीवी खोलकर देखोगे, आपको हरियाणवी में नाटक मिल जाएंगे, जो सब देखते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ हरियाणा वाले ही देखेंगे, मुंबई तक देखा जाता है, किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में। अब कलर्स पर आपके और कौन कौन से आते हैं, स्टार प्लस पर अगर कोई सीरियल आता है, अब जैसे आपके एक वो आया था बालिका वधू, उसमें तो राजस्थानी बोली का ज्यादा प्रयोग हो रहा था, लेकिन उसे सबने बहुत पसंद किया और सबने देखा। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने नहीं देखा। ऐसे और भी आपके बहुत सारे नाटक होंगे जिसमें अलग हरियाणवी भाषा का टच होगा, खड़ी बोली का होगा, ब्रिज भाषा का टच होगा, ऐसे बहुत सारे हैं। तो और वो क्या हो गई, वो भी समृद्ध हो गई। तो अगर एक कोई अच्छी भाषा होती है जिसको बोलने वाले काफी लोग होते हैं, तो उसके अंदर की जो बोलियां होती है ना, वो उनको भी समृद्ध बनाती है, उनको भी वो बड़ा बनाती है, उनको छोटा नहीं रहने देती, उनको भी बड़ा बनाने की कोशिश में रहती है। तो इसी प्रकार एक समृद्ध बोलियों को अपनी, मतलब जो एक समृद्ध भाषा होती है अपनी बोलियों को भी समृद्ध करने का काम करती है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा व बोलियां परस्पर एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। तो ये क्या है? ये एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलती हैं। बोली भाषा का और भाषा बोली का। भाषा समृद्ध होगी तो बोली का भी विस्तार होगा, और बोली समृद्ध होगी तो भाषा का विस्तार होगा। दोनों बातें समझ में आ गई कैसे एक दूसरे से पूरक है? आंसर दो फटाफट से, चलो फटाफट जल्दी से आंसर करो। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? क्या सो तो नहीं गए? उठे हुए हो? चीजें तो क्लियर हो गई है ना बेटा? बोलो फटाफट से एक बार, जल्दी से कमेंट करो, बताते रहो। आ गया समझ में? ठीक है, तो अब आगे चले यहां से। अब देखो, पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा अपनी एक भाषा होती है जिसको हम सब भाषा कहते हैं कि ये पशुओं की भाषा है, ये पक्षियों की भाषा। वो भाषा नहीं होती, वो क्या होती है?
वो बोली होती है। भाषा विज्ञान की बुक उठाकर देखोगे उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है। पशु पक्षी अपनी भाव अभिव्यक्तियों, अपनी मतलब जब वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उन्हें भी हम बोली कहते हैं। इन बोलियों का भी नाम होता है, जैसे शेर की बोली को दहाड़ना, हाथी की बोली को चिंगाड़ना, घोड़े की बोली को हिनहिनाना आदि शब्दों से हम रखते हैं। तो ये भाषा और बोली का संबंध। आगे बढ़ते हैं। भाषा का व्याकरण होता है, जैसे हिंदी का व्याकरण है, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। जो भाषा का व्याकरण है वो बोली का है। ब्रज भाषा का भी व्याकरण वही है जो हिंदी का है। ठीक है। ऐसे ही अवधि है या बाकी है, उनका व्याकरण तो वही है ना, क ख ग घ वाला ही। हाँ, उनका बोलने का तरीका ही, तो बोली का रूप ही तो बदलता है, बाकी तो वही है। कोश कोश पर जो बदलती है वो बोली बदलती है, भाषा नहीं बदलती। भाषा हिंदी ही चल रही है, बिहार से निकाल लो उसको, बिहार से चली आपके इलाहाबाद से होती हुई, लखनऊ से होते हुए सारी जगह को इनको पार करती हुई, बरेली को पार करती हुई, इधर से आ गई वो मेरठ को पार करती हुई, मेरठ बिजनौर मेरठ को पार करती हुई, सहारनपुर मुजफ्फरनगर से निकलती हुई मेरठ में आई, गाजियाबाद में आई, दिल्ली में आई, राजस्थान में पहुंची, हरियाणा में पहुंची, मध्य प्रदेश में पहुंची। हिंदी हिंदी है, लेकिन उसके अंदर की जो बोलियां हैं वो क्या है बेटा, वो वहां से चेंज होती रहती है। भाषा से ही सभी बोलियां निकलती है। हाँ, आप इसको हम दोनों तरह से कह सकते हैं कि इन सभी बोलियों से मिलकर हिंदी भाषा बनती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि सभी बोलियां हिंदी से ही निकलती हैं। हम इनमें से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पहले बोली ही आई थी, दो बोलियों को मिल मिलकर भाषाएं बनी। जैसे पहले हमारी संकेत वाली भाषा थी ना, सांकेतिक, हम संकेतों में दिखाते थे, चिन्हों के द्वारा हम दिखाते, लिपियां जिसके अंतर्गत होती थी, बस लिपि से पता चलता था। भाषा की लिपि होती है, बोली की कोई लिपि नहीं होती है। लिपि जो होगी वो भाषा की होगी, और जो उसके अंदर की बोली होगी उसकी लिपि वही होगी जो उस भाषा की होगी, तो कुछ स्पेशल उसमें नहीं है। अधिकतर मातृभाषा बोली होती है, भाषा नहीं होती है। भाषा नियमों की मोहताज होती है, बोली कोई रूल्स में बंधी हुई नहीं होती। जैसे आपके घर की भाषा है, क्या वो नियमों में बंधी हुई है? तुम्हें ऐसे ही बोलना है, इसी तरीके से बोलना है को पहले लगाना है, कर्ता बाद में आना चाहिए, कर्म पहले आना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता ना, क्योंकि बोली का अपना कोई नियम नहीं है कि बोली के अपने नियम। आप जैसे चाहे हर जगह अलग अलग तरीके से बोलते हैं। आप दही को खट्टी भी कह सकते हो, आप दही को खट्टा भी कह सकते हो। आपको किसी ने बाध्य नहीं किया कि नहीं दही को खट्टा ही बोलना है, आप खट्टी बोल सकते हो। ठीक है, मैंने रोटी खाया भी बोल सकते हो, मैंने रोटी खाई भी बोल सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मोहताज नहीं है, नियमों से बंधी हुई नहीं, नियमों से बंधी हुई भाषा है। अगर भाषा में आया रोटी कैसा शब्द है तो रोटी स्त्रीलिंग ही होगा, पुल्लिंग में नहीं जाएगा। दही कैसा शब्द है, दही पुल्लिंग में ही जाएगा, स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो भाषा की बात हो रही है, बोली की नहीं। बोली में आप उसको अपने आधार पर करो, क्योंकि वो नियमों में नहीं बंधती है, बोली कभी नियमों में नहीं बंधती। बोली में अपनापन होता है और भाषा अभिव्यक्ति होती है। बोली क्षेत्रीय होती है और भाषा कैसी होती है? विस्तृत। अब चलो यहाँ तक बताओ, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? मैं बीच बीच में मुझे थोड़ा सा बोलते रहने का, आपसे पूछते रहने की भी हैबिट है, तो आप मेरी बात को बताते रहा करिएगा। बताओ। हो गया? चलिए आगे चलें नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ, मुझे बात का जवाब भी देते रहिएगा, और जो मैं बोलती रहूंगी ना उनको धीरे धीरे कहीं ना कहीं पर लिखते भी रहिएगा। कुछ ऐसी भी चीजें होती है ना जो लिखकर नहीं लाई जा सकती, या मेरे एंड तभी के तभी मेरे दिमाग में कोई चीज आ जाए, तो आप उनको लिखकर भी रखिएगा बेटा। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। एक क्वेश्चन आता है, लिपि क्या है? लिपि का मतलब क्या होता है? लिपि का मतलब होता है लिखने का ढंग। जैसे हम जब हम किसी चीज की समीक्षा करते हैं, हम उसमें लिखते हैं कि इसकी लिपि क्या है? हास्य लिपि है। अब हास्य लिपि मतलब क्या? मतलब उसका जो ढंग है वो हास्य वाला ढंग है। तो जो लिपि का मतलब होता है लिखने का ढंग। जैसे मैं लिख रही हूँ, मैंने इसको लिखा कबूतर, मैंने लिखा इसको कबूतर,
तो मेरा ये लिपि क्या है, मैंने किस ढंग से लिखा, इस लिखने के तरीके को देवनागरी कहते हैं। लेकिन अगर मैंने इसको ही लिख दिया ये कबूतर, अब ये क्या है, क्या ये कबूतर नहीं है, तो कबूतर ही, लेकिन जो इसका लिखने का ढंग है वो क्या है, रोमन है, ये रोमन लिपि में है। अब ये हिंदी में नहीं रहा, अब ये कैसा हो गया है, हिंदी तो है लेकिन ये लिपि चेंज हो गई है, देवनागरी से आपकी हो गई है, किस में आ गई है आपकी, ये रोमन में। तो ये होता है कि जो हमारी, हम इसे किस लिखने का जो ढंग होता है उसको हम लिपि कहते हैं। हाँ, पीडीएफ आपको मिलेगा, पूरा पीडीएफ आपके पास रहेगा। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। जैसे मैंने इन चिन्हों का प्रयोग किया, ये देवनागरी लिपि हो गई। हाँ, भाषा औपचारिक होती है, करेक्ट, और जो बोली होती है वो अनौपचारिक होती है, राइट, बिल्कुल जी। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीजें होती हैं। लिपि और भाषा, भाषा होती है जिसको हम बोल रहे हैं, लेकिन लिपि अलग होती है। लिपि होती है जो हम लिख रहे हैं, लिखने का ढंग लिपि है, और बोलना भाषा है। भाषा वो चीज होती है जो बोली जाती है, लिखने को तो उसे हम किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। जैसे मैंने कबूतर लिखा, मैं कबूतर को देवनागरी में भी लिख सकती हूँ, मैं कबूतर को रोमन में भी लिख सकती हूँ, मैं किसी दूसरी में भी लिख सकती हूँ। कबूतर को कैसे भी लिख लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना, सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना। जैसे भाषा, ये क्या है, सामान्य लिपि, और मैंने इसको क्या लिखा, भाषा। ये क्या है, ये क्या है, मैंने तो लिपि, क्या मैंने भाषा बदली, भाषा तो हिंदी ही है, मैंने बदली नहीं, बदली, मैंने क्या बदला, मैंने लिपि बदली। तो इसको हम क्या कहते हैं, भाषा को ऐसे से ऐसे लिख देना, ये हमारा कहलाता है लिप्यंतर। क्या कहलाता है, लिप्यंतर, मतलब लिपि बदली है, भाषा नहीं बदली है। जैसे आपने यहाँ पर जैसे यस लिखा है, यस, और मैं इसको लिख दूं यस, ये भी तो यही लिखा है, ये भी यही है, दोनों में अंतर किसका है, लिपि का। ये लिपि कौन सी है, ये रोमन लिपि है, और भाषा भी इंग्लिश है। और ये लिपि कैसी है, भाषा तो इंग्लिश ही है, ये सीखा मैंने, लेकिन लिपि बदल दी, लिपि में क्या हो गया, देवनागरी। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप ट्रांसलेशन थोड़ा ही कहोगे कि आपने इसको ट्रांसलेट कर दिया है, नहीं, इसको हम लिप्यंतर कहते हैं। हमने सिर्फ लिपि बदली है, भाषा नहीं बदली। भाषा को बदलना अलग है और लिपि को बदलना अलग है। अब बताओ, मेरी बात अब क्लियर हो गई आपको, मेरी बात समझ में आई बेटा, बताओ, कोई समस्या तो नहीं आई ना अभी तक यहाँ पर। इस तरह के जो वास्तविक अनुवाद न हो उसे हम लिप्यंतर कहते हैं। समझ में आ गया। अगर हमने ट्रांसलेट नहीं किया हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, और हमने उसको ही इंग्लिश को लिपि बदल कर लिख दिया, तो वो उसको लिप्यंतर कहते हैं। गुड, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, चीजें समझ में तो सारी आ रही है। मेरी कोशिश है मैं आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में सिखाऊं, बिल्कुल आसान सिंपल सी भाषा में, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो पेपर पास करना है और अपने आप को अच्छी पोजीशन पर लेकर जाना है। तो जितना हम आसान तरीके से समझेंगे उतना आसान तरीके से हम दूसरे को फिर समझा भी पाएंगे। तो मेरी बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपियों के विकास की परंपरा प्राय क्रमानुसार होती, मतलब एक क्रम से चली है। उसमें सबसे पहले चित्रलिपि आई, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि और तथा अक्षरात्मक लिपि से होते हुए अंत में वर्णात्मक लिपि के विकास को माना गया। वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलिए। तो सबसे पहले क्या है, चित्रलिपि, क्वेश्चन भी आ जाता है। देवनागरी एक अक्षरात्मक लिपि है क्योंकि इसके सारे व्यंजन स्वरों के माध्यम से ही उच्चारित होते हैं। जब हम क बोलते हैं तो क के साथ में अ अपने आप से बोलता है। ये जो व्यंजन है वो स्वरों के माध्यम से ही बोले जाते हैं। देवनागरी लिपि का उद्भव 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास कुटिल लिपि से हुआ। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि देवनागरी का जो उद्भव है, जो विकास है, वो कहाँ से हुआ,
वो आपका कुटिल लिपि से हुआ था। उत्तर भारत में इसका प्रसार 9वीं शताब्दी के अंत में मिलता है। ये मेन पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को जब अपने नोट्स रेडी करोगे इनको अलग से आप सब निकाल भी लीजिएगा। ओके, समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार अपने आप स्पष्ट से समझ सकता है। किसने कहा है? कामता प्रसाद गुरु ने। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, आपको ये पंक्ति दे दी जाए, पूछ ली जाए, बताओ किसने कही है। भाषा की विशेषता है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा सतत प्रवाहमान और सहज होती है, परिवर्तनशील होती है, भाव संप्रेषण का माध्यम होती है, अर्जित से अनुकरण से सीखी जाती है। हम दूसरों को देख देख कर इसको सीख लेते हैं। तो ये इसके कुछ इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अब बात करते हैं कि जो कौन सी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां निकली और कौन कौन सी उन बोलियों से भाषा निकली और कैसे है। हाँ, नोट्स के पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट पहले ही कर दिया है। जो जो पॉइंट्स मैंने पहले से आपको बताती, गोल घेरे में करती चलूंगी, लाइन खींच दूंगी, तो उसको आप समझ जाना। ये मेन पॉइंट है, ये हमें याद करना ही करना है। बाकी जो मैं बोल रही हूँ वो भी आप जितना नोट्स कर सकते लिख सकते उसको लिख लीजिएगा, वो भी आपको हेल्प करेगा। अब हमारी जो हिंदी भाषा है, क्या है बेटा? हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा के अंदर हमारी 5 उपभाषाएं हैं। कितनी है? 5 उपभाषाएं। क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं बेटा? 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 राजस्थानी हिंदी, नंबर 3 पहाड़ी हिंदी, नंबर 4 पूर्वी हिंदी, नंबर 5 बिहारी हिंदी। ये 5 हमारी उपभाषाएं हैं। ठीक है, अभी जब मैं इसको अपभ्रंश के साथ में जोड़ेंगे बाद में, तो तब मैं इसको अपभ्रंश में भी आपको बता दूंगी। तो हमारे कितने बेटा? ये 5 उपभाषाएं। हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं होती है? 5। और बोलियां कितनी होती है? 18। हमारी जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी उपभाषा है, बोली है? कौन कौन सी बोली है? कोरवी। कोरवी को ही क्या कहते हैं? खड़ी बोली। ये कोरवी कौन सी है? खड़ी बोली। इसको कोरवी भी कहते हैं, खड़ी बोली भी कहते हैं। हरियाणवी, हरियाणी को क्या कहते हैं? बांगरू। दक्षिणी ब्रिजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। कितनी हो गई? 6। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी है? 6। राजस्थानी, राजस्थानी में आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। इनको याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएगा और आपको दे दिया जाएगा इसका मिलान करो कौन किसके अंतर्गत आता है। पहाड़ी में आती है कुमाऊनी और गढ़वाली, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये आ जाता है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता दूं। पूर्वी मतलब पी, पूर्वी का पी इज इक्वल टू ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी तो सिक्वेंस में ही हो गया। ए से अवधी, ब से बघेली, छ से छत्तीसगढ़, सी से छत्तीसगढ़। तो आप इसको ऐसे भी याद रखना चाहो रख सकते हो। फिर है आपका बिहारी, बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। इसको भी आप कर सकते हो। बी इज इक्वल टू बी एम एम, बी मतलब बिहारी, इसे भोजपुरी, मगही और मैथिली। अगर आप ऐसे याद रखना चाहो तो आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया? ये याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सारा। कहो तो मैं इसको लिख भी देती हूँ। ये पूरी आपकी कैसी है? मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है। इसको आपको याद करना है। सारे को नोट्स रेडी करके आप सब इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में एक चीज और अभी कवर कर लेते हैं आज की क्लास में, फिर हमारा समय समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक हम इसको आज कवर कर लेंगे। ठीक है, भाषा मतलब भाषा तो हमारे कंप्लीट हो ही गया है। आज में थोड़ा सा मुझे आपको इसके साथ में कनेक्ट करना है अपभ्रंश के साथ में। तो अपभ्रंश वाला जो पार्ट है मैं उसको कल वाली क्लास के अंदर ऐड करके आपको दे दूंगी। हिंदी भाषा और इसमें फिर हमारी आते हैं हिंदी बोलियों के बारे में कि कैसे उनको हमने मान्यता दी, कितनी भाषाएं आई, उन सब के बारे में। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको यहां से हटा देना।
ओके, कब हुआ? 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन आता है कब हुआ, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान है। ये भी आपसे क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है और कौन से भाग में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी है? 22। अनुसूची कौन सी है? 8वीं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। आपसे क्वेश्चन आ जाए, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। 15वीं कौन सी जुड़ी? सिंधी। ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो 15वीं जुड़ी थी वो कौन सी थी। संविधान 21वां संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई। 71वां संशोधन अधिनियम 1992 से कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, कौन सी जोड़ी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ने से ये संख्या 18 हो गई। और उसके बाद में 4 और हमारे पास में जोड़ी गई। 92वां संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, जिसके बाद टोटल हमारी कितनी भाषाएं हो गई बेटा? 22 भाषाएं हमारी संविधान में वर्णित हैं। तो 18 बोलियां हिंदी के अंतर्गत है और 22 भाषाएं हमारे संविधान में वर्णित है। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। पहले मुझे इतना बताओ, यहाँ तक जितना मैंने अभी तक आप सबको समझाया है वो सब चीज़ें आपको समझ में आ गई? हिंदी का पता चल गया, कैसे उत्पत्ति हुई है, कैसे कैसे आगे बढ़ी, लिपि क्या है, लिपि का मतलब क्या है, पहली लिपि कौन सी है, कौन सी किसके सामने आई, फिर हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, उन उपभाषाओं की कितनी बोलियां हैं, ये सारी चीज़ें। और साथ में ये हमारे कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद के किस भाग में है, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है, ये सारी चीज़ें आज के लिए सबसे मेन थी। अब पहले मुझे बताओ, आप सबको बिल्कुल क्लियर है चीज़ें? थैंक यू सो मच। अब बात कर लेते हैं आपके थोड़ा से होमवर्क की। आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको 2-3 पॉइंट्स याद करने हैं। एक तो मैंने आपको दे दिया है याद करने वाला, हिंदी की बोली, ये आपको याद करना है, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, आपको ये सारी चीज़ें याद करनी जो मैंने अभी आपको बताया है। कोई समस्या कहीं पर भी आए, थोड़ी सी भी अगर आए, तो आप सब मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा हिंदी वाला, तो आप उसके साथ में जुड़ जाइएगा। जो हमारी हिंदी की क्लास, कल हमारी हिंदी की क्लास होगी 7 बजे यूट्यूब पर, प्रैक्टिस वाली, मतलब ये तो होगी 1 बजे वाली तो होगी, एक हमारी यूट्यूब पर भी क्लास होती है। आप उस वाली क्लास को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर मैं आपकी प्रैक्टिस कराती रहूँगी। मतलब वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से डिटेल में पढ़ते रहेंगे, दोनों को मिलाकर करेंगे, हमारी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। टेलीग्राम पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो, वहाँ पर मैं आपकी उस समस्या का समाधान करूँगी। कोई भी डाउट दिमाग में रख कर मत चलिएगा, डाउट ही फिर आगे हमारे लिए समस्या बन जाती हैं। तो अगर हमें इन समस्याओं से बाहर जाना है तो हमें इन डाउट से भी बाहर निकलना पड़ेगा। और उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट आए किसी भी तरीके का, आप मेरे से पूछ लो। ये मत सोचो कि इसमें मेरी बेइज्जती हो जाएगी या मुझे लगेगा कि मेरे मतलब मैम के दिमाग में ये ना जाए कि हमें ये नहीं पता। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है? क्योंकि मेरे भी अंदर बहुत डाउट्स होते थे, जब मैं पढ़ती थी तो बहुत डाउट्स होते थे, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने प्रोफेसर्स का बहुत दिमाग खाया है, तो आप भी दिमाग खाओ। जितना दिमाग खाओगे दूसरे आदमी का, उतना तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा। तुम ये सोचो कि मेरी खुराक है, मुझे खुराक चाहिए, खाना है एक तरह से मेरा, तो उसके लिए आप सबको तैयार होना है, ठीक है? तो समस्या कोई भी होगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैम यहाँ चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे बता दीजिएगा। नोट्स खुद से बनाना, बिल्कुल, ये आपके पास में जाएगा PDF, लेकिन अपने नोट्स अपने हाथ से बनाना। ये तो हमें वैसे, अब भाई नेट वाले बच्चे हैं, हम ऐसे थोड़ा ही है, तो हमें अपने हाथों से नोट्स बनाने। बेटा आप प्रोफेसर बनने वाले हो, और प्रोफेसर के अंदर की जो सबसे पहली चीज़ होती है वो यही आता है। नहीं, हाँ PDF से पढ़ लेंगे बिल्कुल, लेकिन नोट्स अपने हाथ से। ये नोट्स मिलेगा, ये नोट्स आपको मिलेगा, आपके पास रहेगा ये, लेकिन फिर भी अपने नोट्स अपने हाथों से बनाइएगा, ये सोच कर चलना।
चले तो फिर आज के इस सेशन को बेटा हम यहीं पर करेंगे समाप्त। मिलेंगे कल फिर से, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद बच्चों।